बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो रिसर्च वर्क कर रहे हैं या रिसर्च वर्क करना चाहते हैं, चाहे वो बीएस लेवल है, एमफिल लेवल है या पीएचडी लेवल है। तो ये लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए निहायत इंपॉर्टेंट है। उनके माइंड में जो क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर करने के लिए मैंने ये लेक्चर डिज़ाइन किया है, तो इसको स्किप मत कीजिएगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपके माइंड में जो क्वेश्चन होता है कि रिसर्च टॉपिक किस तरह से चूज़ किया जाता है, कैसे सिलेक्ट करते हैं रिसर्च टॉपिक। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से है कि आप जो है रिसर्च टॉपिक खुद भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आपका सुपरवाइज़र, आपका इंस्ट्रक्टर या आपका टीचर जो है वो आपको गाइड करता है कि आप ये वाला टॉपिक कर लें, सिलेक्ट कर लें। तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ कि आपका सुपरवाइज़र या इंस्ट्रक्टर या टीचर, क्योंकि अगर आप बीएस लेवल में हैं, एमएससी लेवल में हैं, एमफिल लेवल में हैं या पीएचडी लेवल में हैं, तो आपका एक सुपरवाइज़र होता है जो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है, आपको टॉपिक अलॉट करता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करती हूँ, तो मेरे एमफिल में सुपरवाइज़र थे, तो हमें टॉपिक जो है एमफिल के रिसर्च के लिए उन्होंने ही अलॉट किया था। तो ये सबसे ईजी रहता है, उनका एक्सपीरियंस होता है, वो काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए अगर टीचर या इंस्ट्रक्टर या आपका सुपरवाइज़र आपको अलॉट कर दे तो ये ज़्यादा बेटर रहता है। सेकंड नंबर पर अगर बात करते हैं कि आपने खुद सिलेक्ट करना है, आपको टीचर ने कह दिया कि आप खुद ही सिलेक्ट कर लें, तो फिर आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। लाइक आप लेज़र एंड ऑप्टिक्स में वर्क करना चाहते हैं, आप प्लाज्मा फिजिक्स में वर्क करना चाहते हैं, आप नैनो मटीरियल्स में वर्क करना चाहते हैं या आप मटीरियल साइंसेज में वर्क करना चाहते हैं, आप कंडेंस्ड मैटर में वर्क करना चाहते हैं, आप वेव प्रोपगेशन में वर्क करना चाहते हैं। तो आप सबसे पहले अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं। आप सॉलिड स्टेट फिजिक्स में वर्क करना चाहते हैं, तो उस मेन हेडिंग को, उस मेन इंटरेस्ट को आप यूज़ करते हुए आप गूगल पर जाएं, आप वहाँ पे लिखें रिसेंट टॉपिक्स ऑफ दिस एरिया। लाइक आप सॉलिड स्टेट फिजिक्स लिखें, आप लेज़र लिखें, तो उसके जो रिसेंट टॉपिक्स सारे होते हैं आप उनमें से फिर नेक्स्ट जो है फर्दर चूज़ कर सकते हैं कि आपको किस पे काम करना है। उसके बाद अगर सेकंड हम बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन थीसिस एंड रिसर्च पेपर। तो इसका आंसर है कि ये दोनों ही आपके पास बेसिकली थ्योरेटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। रिसर्च पेपर भी एक थ्योरेटिकल आप कह लें बुक की तरह होता है और थीसिस भी आपके पास थ्योरी की तरह की बुक का नाम है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? लेकिन ये दोनों बेस करते हैं एक्सपेरिमेंटल वर्क के ऊपर और इनके वॉल्यूम के ऊपर। जो थीसिस है वो फॉर एग्जांपल अगर आपने 100 पेजेस का राइट किया है, तो रिसर्च पेपर आपका 12 पेजेस का या 15 पेजेस से ज़्यादा नहीं होता। अब यूँ कह सकते हैं कि थीसिस में आपने चीज़ों को ब्रीफली राइट किया है। फॉर एग्जांपल आप किसी टॉपिक पे वर्क कर रहे हैं, आप नैनो मटीरियल्स पे वर्क कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन राइट करेंगे। उसके बाद आप उन साइंटिस्ट का काम वहाँ पे मेंशन करेंगे जिन्होंने पहले उस पर काम किया हुआ है, या आप जो है नई चीज़ क्या बनाने जा रहे हैं, अपने ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। उसके बाद फिर आप अपने मटीरियल और मेथड्स को डिस्कस करेंगे जिनको यूज़ करते हुए आप जो है उस टॉपिक के ऊपर काम करेंगे। तो फॉर एग्जांपल आपने थीसिस में किसी भी टॉपिक का अगर इंट्रोडक्शन 15 पेजेस का लिखा या 20 पेजेस का राइट किया है, तो रिसर्च में उन चीज़ों को आप जो है वो समराइज़ कर देते हैं। आप उसको रिजल्ट के तौर पर या आप उसको कह सकते हैं कि कंसीक्वेंसेस के तौर पर राइट करते हैं। आप उसी इंट्रोडक्शन को जो 15 पेजेस या 20 पेजेस का थीसिस में था, उसको आप रिसर्च पेपर के लिए 1 पेज का, 1.5 पेज का या 2 पेज का कर देते हैं। अब यूँ कह लें कि आप उसको समराइज़ कर देते हैं रिसर्च पेपर के लिए। इसके अलावा मैं इसकी एग्जांपल्स भी फर्दर जो है मज़ीद डिस्कस करती हूँ। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन बीएस, एमएससी, एमफिल, पीएचडी रिसर्च, इसमें क्या डिफरेंस है? क्या आप इन तमाम ये जो मैंने एरियाज़ यहाँ पे राइट किए हैं एरियाज़, इनमें क्या डिफरेंस है? तो अगर आप बीएस लेवल की रिसर्च की बात करते हैं, तो बीएस लेवल पे अगर स्टूडेंट्स जो है फॉर एग्जांपल थीसिस राइट करते हैं या रिपोर्ट राइट करते हैं, तो उसका प्लेजरिज्म चेक नहीं किया जाता। प्लेजरिज्म एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपके सुपरवाइज़र के पास होता है मोस्टली, या आपका उस इंस्टीट्यूट जिसमें आप स्टडी कर रहे होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं, जो आपका इंस्ट्रक्टर होता है उसको वो HEC की तरफ से अलॉट किया जाता है। तो प्लेजरिज्म सिर्फ वही चेक कर सकते हैं। प्लेजरिज्म होता है कि आपके सिमिलर इंडेक्सेस कितने हैं, आपने डाटा कहाँ से इकट्ठा किया है, आपने किसी जो है आपका सीनियर स्टूडेंट वहाँ से डाटा लिया है, या आपने किसी जो पहले से साइंटिस्ट काम कर रहे हैं उनके रिसर्च पेपर से आपने डाटा लिया है, तो वो सिमिलर इंडेक्सेस शो करता है। और इसका मार्जिन सेट किया जाता है कि आप 10% या 12% के जो है बिटवीन अगर प्लेजरिज्म आपका रिपोर्ट या आपका डाटा या आपका रिसर्च पेपर होल्ड करता है, तो इट्स ओके। 100 में से 12%, मोर देन 20% नहीं होना चाहिए, 20% से बिलो होना चाहिए। लाइक 15, 12, 13 इस दरमियान या 10 या इससे भी कम हो तो वो प्लस पॉइंट होता है।
लेकिन जो BS लेवल है वहाँ पे प्लेजरिज्म चेक नहीं किया जाता, तो आप जो है डाटा एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि BS लेवल में जो है आप अगर थीसिस या रिसर्च पेपर राइट नहीं भी करते तो इट्स ओके, उसका इतना जो है आपको ना तो नुकसान है और ना ही कोई इतना ख़ास फ़ायदा है। MSc लेवल में भी सेम BS और MSc लेवल सेम ही होते हैं, इनमें दोनों का सेम ही जो है वो क्राइटेरिया होगा। लेकिन अगर हम MPhil की बात करते हैं तो MPhil में जो है आप चाहे वो साइनोप्सिस राइट करते हैं, चाहे आप थीसिस राइट करते हैं, चाहे आप रिपोर्ट राइट करते हैं, उनमें जो है प्लेजरिज्म चेक किया जाता है जो है बाकायदा तौर पर, और आपको अगर आपका 20% से ज़्यादा होता है तो आपको उसको रिमूव करना होता है। अगर आप थीसिस या आपका जो मटेरियल है वो प्लेजरिज्म होल्ड करता है तो आप जो फर्दर उसके ऊपर वर्क नहीं कर सकते, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो इसमें आपके फर्दर प्रोसेस होते हैं MPhil में कि आपने पहले सेमीफाइनल जो है थीसिस का सबमिट करवाना होता है, उसके बाद फिर आपका फाइनल सबमिट होता है। तो अगर सेमीफाइनल में आपके प्लेजरिज्म बहुत ज़्यादा होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। सिमिलरली PhD लेवल में भी प्लेजरिज्म चेक किया जाता है। PhD लेवल में अगेन फिर आपके पास आपको रिसर्च पेपर पब्लिश करवाने होते हैं। अब रिसर्च पेपर वही बात है कि आपने जो थीसिस है अगर पहले 100 पेजेस का या 200 पेजेस का राइट किया है तो रिसर्च पेपर में आप उसी चीज़ को समराइज़ कर देते हैं, 15, 20 या 25 पेजेस तक आप उसको ले आते हैं। उसके अलावा आपको फ़ायदा क्या है रिसर्च पेपर का, आपका नेम जो है पब्लिश होता है, आपके नेम से कोई चीज़ जो है पब्लिश हो जाती है। इसके अलावा जो है आपका फिर काम करने वालों में कि जिन्होंने उस टॉपिक के ऊपर कोई वर्क किया होता है उन लोगों में आपका नाम आ जाता है। तो PhD में फिर आप जानते ही हैं कि इसके बाद आप जो है उस सब्जेक्ट या उस टॉपिक के आप जो है वो डॉक्टर कहलाते हैं। तो इसमें फिर जो आपकी रिसर्च है वो और इन्हेंस हो जाती है। डेफिनेटली इन दोनों में फ़र्क क्या होगा थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल में, ये भी मैं नेक्स्ट जो अभी डिस्कस करूँगी। उसके बाद स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था विच स्टूडेंट हैव टू डू रिसर्च और प्रोजेक्ट। कोई भी स्टूडेंट रिसर्च या प्रोजेक्ट कर सकता है। आपका इंस्टीट्यूट आपको या आपका इंस्ट्रक्टर आपको जो है वो अलॉट कर दे कि आप खुद ही रिसर्च कर लें, खुद ही प्रोजेक्ट क्रिएट कर लें, तो इससे जो है वो आपको आसानी हो जाती है। लेकिन अगर आपने खुद चूज़ करना है तो आपकी मर्ज़ी है, आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं, आप रिपोर्ट राइट कर सकते हैं, आप सेमिनार दे सकते हैं। अब जैसे कि मैंने MSc की थी तो हमें जो है वो रिसर्च करने को या प्रोजेक्ट करने को नहीं कहा गया था, हमें सेमिनार जो है देने को कहा गया था। तो इन सब चीज़ों का एक ही जो है वो कुछ क्रेडिटोर्स होते हैं, लाइक आपके 2 क्रेडिटोर, 1 क्रेडिटोर या 3 क्रेडिटोर्स इस तरह से सेट होते हैं। तो वो आपने 4th सेमेस्टर या BS के 8th सेमेस्टर और MSc के 4th सेमेस्टर में आपने उन क्रेडिटोर्स को कंप्लीट करना होता है। तो इसके लिए वो आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जिस मर्ज़ी फील्ड में जाएं। अगर आपका जो है इंस्ट्रक्टर, सुपरवाइज़र, टीचर आपको खुद ही अलॉट कर देता है तो उससे आपकी आसानी हो जाती है। लेकिन अगर आप उससे हटकर चलना चाहते हैं तो फिर वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप बेशक प्रोजेक्ट करें, आप रिसर्च करें, आप रिपोर्ट क्रिएट करें या फिर आप सेमिनार दे दें, जैसे कि आपके बाकी क्लास फेलोज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने किया, MPhil लेवल स्टूडेंट कैन डू प्रोजेक्ट और नॉट। क्या MPhil के स्टूडेंट जो है वो प्रोजेक्ट करते हैं या नहीं? तो बिल्कुल MPhil के स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट करते हैं, इसमें नोट वाली तो बात ही नहीं है। हमारे क्रेडिटोर जो है प्रोजेक्ट के लिए अलग थे, साइनॉप्सिस और थीसिस के लिए अलग से थे, सेमिनार के लिए अलग से थे। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट, थीसिस और सेमिनार ये सब कुछ जो है MPhil में तो ये मस्ट है, तो इसलिए इसको स्किप नहीं किया जा सकता। उसके बाद प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? तो प्रोजेक्ट्स का मतलब कि आपको आपका टीचर या आप खुद ही कोई इस तरह की चीज़ डिज़ाइन कर लेते हैं कि जो पहले से एग्जिस्ट करती भी हो या अगर नहीं एग्जिस्ट करती तो आप खुद से क्रिएट कर लें। जिसमें मैंने एग्जांपल यहाँ पे हाईलाइट की RLC सर्किट्स। आप MSc या BS में जब लैब वर्क करते हैं, आप जानते हैं आपके 3 क्रेडिटोर्स लैब के भी होते हैं, तो लैब वर्क करते हैं तो उसमें आपको RLC सर्किट्स के थ्रू जो है वो प्रैक्टिकल परफॉर्म करना होता है। या आप ओसिलोस्कोप के ऊपर जो है हाफ वेव डिफ्लेक्शन या फुल वेव डिफ्लेक्शन जब जो है स्टडी कर रहे होते हैं या उनके ग्राफ क्रिएट कर रहे होते हैं तो आपको ओसिलोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो प्रोजेक्ट इसी तरह का ही होता है कि आप जो है इन सर्किट्स को खुद डिज़ाइन कर लें। इनका फ़ायदा क्या होगा, आपको जो है मार्क्स मिल जाएंगे और आपका जो इंस्टीट्यूट है उसकी जो प्रैक्टिकल लैब है, फिज़िक्स लैब है या कोई भी और लैब है, उसको वो इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा। तो इस तरह से अगर हम मज़ीद बात करते हैं MPhil लेवल की, तो मैग्नेटिक स्टीरर हमने जो प्रोजेक्ट किया था वो मैग्नेटिक स्टीरर किया था। इसके अलावा आप पार्टिकल एक्सेलरेटर खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी स्टूडेंट 2 बातें हैं या इन प्रोजेक्ट्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। नंबर 1 कि आप
खुद उसको कंस्ट्रक्ट कर लें। अगर स्टूडेंट्स के पास इतना टाइम है और बहुत ज़्यादा जो है उन चीज़ों के बारे में इंटरेस्ट लेते हैं तो वो खुद डिज़ाइन करके उसको बाद में देखें कि वो आपका जो है वो एक्टिवेट हो रहा है, सही रिज़ल्ट दे रहा है, तो आप उसको जो है अपनी लैब में ऑफ़र कर सकते हैं, अपने टीचर को वो दे सकते हैं ताकि वो आपके आने वाले जूनियर जो है उससे फ़ायदा उठा सकें। दूसरी बात, अगर आप खुद नहीं डिज़ाइन कर सकते तो फिर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल 8 स्टूडेंट्स या 10 स्टूडेंट्स का ग्रुप क्रिएट किया जाता है। अगर 100 की क्लास है तो 10 स्टूडेंट्स का या 8 स्टूडेंट का ग्रुप क्रिएट किया जाता है। तो आप फंड्स कलेक्ट करके अपने फेलो से तो आप उसको मार्केट से जो है वो कंस्ट्रक्ट करवा लेते हैं। तो हमने मैग्नेटिक स्टीरियर करवाया था एमफिल लेवल में, हमने खुद तो डिज़ाइन नहीं किया था, लेकिन हमने फंड्स कलेक्ट करके मैग्नेटिक स्टीरियर को मार्केट से डिज़ाइन करवाया था और वो हमने अपनी फिर लैब में रख दिया था, अपनी जो है प्रैक्टिकल लैब। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप खुद डिज़ाइन कर सकते हैं, आप मार्केट से जो है डिज़ाइन करवा सकते हैं। फिर आप जितने भी पार्टिसिपेंट होंगे वो उन फंड्स को कलेक्ट करेंगे और देन फिर आप उसको डिज़ाइन करवा लेंगे। उसके बाद रिपोर्ट आ जाती है। रिपोर्ट में भी आपको सिमिलरली शॉर्ट फॉर्म है ये थीसिस की, रिसर्च पेपर की। आप इसको जो है रिपोर्ट को 15 to 20, 25 और 30 पेजेस में राइट करते हैं। रिपोर्ट में भी प्लेजरिज्म चेक नहीं किया जाता। रिपोर्ट भी BS लेवल और MSc लेवल की ऑब्जेक्ट है। उसके बाद सेमिनार से आप फेमिलियर होंगे। सेमिनार क्या होता है कि आप पावर पॉइंट के ऊपर प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं। पावर पॉइंट के ऊपर आप स्लाइड्स बनाते हैं। आपका टॉपिक है फॉर एग्जांपल नैनो मटीरियल्स या फॉर एग्जांपल साइक्लोट्रॉन आपका टॉपिक है, तो आप सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन राइट करेंगे कि साइक्लोट्रॉन होता क्या है। उसके बाद आप उसके प्रोज और कॉन्स राइट करेंगे। आप क्या करेंगे, कितने टाइप्स के जो है पार्टिकल एक्सेलरेटर्स जो है अभी तक आ चुके हैं या किन साइंटिस्ट ने उनको इन्वेंट किया था, या साइक्लोट्रॉन वर्किंग किस तरह से करता है, या इसकी फर्दर एप्लीकेशंस क्या हैं। और लास्ट पर जो है आप एक स्लाइड बना लेते हैं रेफरेंसेस की। तो इस तरह से जो है आप स्लाइड्स के थ्रू आप अपनी प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं और देन आप अपने क्लास फेलोज या अपने बैच फेलोज के सामने उसको प्रेजेंट करते हैं, तो उसको कहते हैं सेमिनार। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स आ जाता है रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल की BS लेवल MSc लेवल पर ज़रूरत नहीं होती। आप जब MPhil कर लेते हैं और आपको PhD करनी है किसी बाहर के कंट्री से, तो फिर वहाँ पे वो कहते हैं कि आप रिसर्च प्रपोजल अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच करें। तो फिर आपको रिसर्च प्रपोजल की ज़रूरत होती है। रिसर्च प्रपोजल अगेन जो है 3 से 4 पेजेस का होता है और इसमें भी आपका अब्स्ट्रैक्ट जो आपने MPhil के लिए राइट किया होता है, अब्स्ट्रैक्ट उसमें इंक्लूड करते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखते हैं अपने टॉपिक के बारे में, थोड़े से रेफरेंसेस उसके अंदर इंक्लूड करते हैं और उसको आप जो है वो 2 से 3 पेजेस के दरमियान रिसर्च प्रपोजल क्रिएट कर लेते हैं। इसके नेम से ही शो हो रहा है रिसर्च को प्रपोज करना, कि अपनी रिसर्च को आप जो है किस तरह से नेक्स्ट लेवल के लिए हाईलाइट कर रहे हैं या पेश कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है रिसर्च कंपोनेंट्स। तो रिसर्च कंपोनेंट्स में जो बेसिक 3 टाइप्स हैं, इसमें थ्योरेटिकल आ जाता है, एक्सपेरिमेंटल आ जाता है एंड कंप्यूटेशनल आ जाता है। और भी टाइप्स होंगी जिनसे मैं फेमिलियर हूँ, मैं उनके बारे में डिस्कस कर रही हूँ। थ्योरेटिकल के आप जो काम कर रहे हैं अपने टॉपिक के बारे में, उसके बारे में सिर्फ आप थ्योरेटिकल राइट कर रहे हैं, आप उसके फार्मूलिज्म राइट कर रहे हैं, या आप उसकी थ्योरेटिक इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, प्रीवियस रिव्यू ऑफ लिटरेचर जिसको कहते हैं, उसके बाद मटेरियल एंड मेथड, सारा काम जो थ्योरेटिकल कर रहे हैं। आप जो है लैब में नहीं जाते, आप जो है लैब में जाकर आप उसमें कोई उसके ऊपर काम नहीं करते, तो वो कहलाता है थ्योरेटिकल। लेकिन एक्सपेरिमेंटल वर्क में आपके पास आपने थीसिस राइट किया है तो आपने साथ में वो एक्सपेरिमेंट्स भी करके देखे होंगे या देखेंगे। एक्सपेरिमेंटल वर्क का मतलब ही ये है कि आपने एक्सपेरिमेंट करके जो नताइज अखज़ किए हैं उसके ऊपर आपका काम बेस कर रहा है। लाइक जो मेरा टॉपिक था MPhil का, उसमें मेरा एक्सपेरिमेंटल वर्क था, हमने नैनो ट्यूब्स क्रिएट करने थे, नैनो ट्यूब्स बनाई थी, TiO2 नैनो ट्यूब्स। तो उसको हमने फिर पहले लैब में सारा वो काम किया था और उसके जो हमने फिर बनाई थी हमने नैनो ट्यूब्स, उनको फिर हमने उनका रिज़ल्ट एंड डिस्कशन की थी। रिज़ल्ट्स हमने उनके करवाए थे डिफरेंट इंस्टीट्यूट से, हमने कुछ इस्लामाबाद से करवाए थे और कुछ हमने इधर GCUF यूनिवर्सिटी से ही करवाए थे। लाइक हमने XRD करवाया था, हमने SEM करवाया था जिसको हम SEM कहते हैं। इसके अलावा हमने UV विजिबल करवाया था। तो वो आप फिर एक्सपेरिमेंटल यानी जो आपने एक्सपेरिमेंट किए होते हैं उनसे नताइज अखज़ करते हैं। उसके अलावा एक थर्ड जो है आजकल चल रहा है कंप्यूटेशनल में के बारे में मुझे इतना नहीं पता, लेकिन इसका ये है कि आप जो है जितने भी आप थ्योरेटिकल या एक्सपेरिमेंटल वर्क करते हैं उसको बाद में आप कंप्यूटेशनल या कंप्यूटेशन में सॉफ्टवेयर यूज़ करते हुए, वो कुछ सुपरवाइजर्स का वर्क होता है, इसके ऊपर आप उसको
कंप्यूटेशनल लैंग्वेज के अंदर फिर उसको आप प्रोग्रामिंग के थ्रू एल्गोरिदम क्रिएट करते हुए आप अपने वर्क को हाईलाइट करते हैं या अपने वर्क को जो है प्रेजेंट करते हैं। ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स आप कि अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक सर्च करना चाहती हूँ तो अब मैंने पहले अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट राइट किया है नैनो मटीरियल्स, तो मैं गूगल के ऊपर लिख रही हूँ करंट रिसर्च टॉपिक्स इन नैनो मटीरियल्स, तो आप देख सकते हैं नैनो इंजीनियरिंग इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सिलिकॉन कार्बाइड। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे थ्योरी ऑफ सेमीकंडक्टर, क्वांटम डॉट्स, करंट और एट द नैनो स्केल, इसके बाद एम्बेडेड डाइलेक्ट्रिक्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक पैकेजिंग। इस तरह से आप मोर आइटम्स के ऊपर क्लिक करते हुए इसके अलावा भी मज़ीद टॉपिक्स डिस्कस या कर सकते हैं, उनको सर्च कर सकते हैं और इनमें से फिर कोई सा भी टॉपिक आप जो है चूज़ करते हैं उसके ऊपर अपनी वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये था कि आप किस तरह से अपना टॉपिक चूज़ कर सकते हैं अगर आपने चूज़ करना है तो। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि आप जो है रिपोर्ट किस तरह से राइट करते हैं। तो ये मेरे पास कुछ फॉर्मेट्स पड़े हुए हैं। इसमें क्या होता है इन रिपोर्ट्स के अंदर कि आपने इनको वर्ड के ऊपर राइट करना होता है। जैसे आपको नज़र आ रहा है, आप एक बिस्मिल्लाह की स्लाइड जो है पेज या पेपर ऐड करते हैं, अपनी जो है यूनिवर्सिटी अपना टॉपिक राइट करते हैं जिसको आपने सबमिट करवाना होता है, सुपरवाइज़र नेम। इसके अलावा ये कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इन एक्नॉलेजमेंट आप ऐड करते हैं। इसके अलावा जो है आप कंटेंट्स ऐड करते हैं, यानी कि एक टेबल ऐड करते हैं जिसमें आपने बताना होता है कि आप अपने टाइटल को एब्स्ट्रैक्ट राइट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन राइट कर रहे हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर राइट कर रहे हैं, मटेरियल एंड मेथड्स राइट कर रहे हैं, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, कंक्लूजन एंड रेफरेंसेस। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो है रिपोर्ट जो है BS लेवल के लिए होती है या फिर वो MSc लेवल के लिए होती है। और रिपोर्ट में जो प्लेजरिज्म चेक नहीं होता तो आप डिफरेंट रिसर्च पेपर से एज इट इज़ डाटा कलेक्ट करके राइट कर सकते हैं, क्योंकि प्लेजरिज्म चेक नहीं होगा तो इसलिए फिर आपको मसला नहीं होता कि आप उस डाटा को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करें। एब्स्ट्रैक्ट राइट करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, आपने अगर डाटा जो है या अपना थीसिस या अपनी रिपोर्ट जो है 20, 30, 40 पेजेस की राइट की है तो उसको आपने हाफ पेज में कन्वर्ट करना है कि यानी आपने क्या काम किया है, किस मेथड को यूज़ करते हुए किया है, किस तरह से आपने अपने रिजल्ट्स को करैक्टराइज करना है। तो जो है उस डाटा को आप हाफ पेज में अगर राइट कर लेते हैं तो उसको कहते हैं कि वो आपके पास कहलाता है एब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स, अगर हम फर्दर मूव करते हैं तो फिर हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन। आप अपने पूरे टॉपिक का इंट्रोडक्शन देते हैं। फॉर एग्जांपल आप नैनो मटीरियल्स पे काम कर रहे हैं, आप परवस्काइट सोलर सेल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के अंदर डाटा कलेक्ट किया और उसको जो है वो इंट्रोडक्शन की फॉर्म में राइट किया। उसके बाद नेक्स्ट जो है फिर हम इंट्रोडक्शन के बाद मूव कर जाते हैं जो सेकंड हमारे पास चैप्टर, आप उसको फिर कह लेते हैं सेकंड चैप्टर जो होता है वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहलाता है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है कि जो आपके टॉपिक के ऊपर पहले काम हो चुका है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर कि इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर पहले किन साइंटिस्ट में काम किया और किन ईराज में काम किया, 90s में वर्क किया या 2000 में वर्क किया, आप वो मेंशन करते हैं। इसकी भी लिमिट होती है, आपको आपका सुपरवाइज़र बता देता है कि आपने अगर इंट्रोडक्शन 15 पेजेस का लिखा है तो आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर 10 पेजेस का राइट करना है या आपने 8 पेजेस का राइट करना है, तो वो आपकी मर्ज़ी होती है। इसके अलावा फिर चैप्टर नंबर 3 आ जाता है, उसको मेथड्स एंड मटेरियल्स कहते हैं। ये वो मेथड और मटेरियल्स होते हैं जिस पे आपने, जिसको यूज़ करते हुए आपने वो चीज़ बनानी है, चाहे आप नैनो पार्टिकल्स बना रहे हैं, चाहे आप नैनो ट्यूब्स बना रहे हैं, चाहे आप जो है क्वांटम डॉट्स बना रहे हैं, किस मेथड को यूज़ करते हुए और किन मटीरियल्स को यूज़ करते हुए आपने वो डाटा जो है वो अपना टॉपिक जो है उसके ऊपर वर्किंग करनी है, आपने एक्सपेरिमेंटल वर्क करना है। तो उसके आप डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ मतलब कि आप इस तरह से बता देते हैं कि ये हमारे पास जो है जिंक ऑक्साइड है, जिंक नाइट्रेट है, हमने इसको मैग्नेटिक स्टेयर के थ्रू जो है सोल्यूशन को इस तरह से क्रिएट किया। ये सारी चीज़ें फिर जब आप एक्सपेरिमेंटल वर्क करते हैं, लैब में जाते हैं, तो देन आप फिर इसके बारे में काम करते हैं। उसके अलावा फिर आपने जो काम किया होता है मटेरियल मेथड्स, उसका जो आपने मटेरियल बनाए होते हैं आप उनको डिफरेंट लैब्स के अंदर भेजते हैं। अगर आपके अपने ही इंस्टीट्यूट, अपनी ही यूनिवर्सिटी में लैब अवेलेबल हो तो आप करैक्टराइज करवा सकते हैं, रिजल्ट जो है हासिल कर सकते हैं। यानी कि आप XRD करवा सकते हैं, आप UV विजिबल करवा सकते हैं, आप SEM करवा सकते हैं, आप TEM करवा सकते हैं। SEM होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और TEM होता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट की जाती है और उस एरिया को जो है वो उसके बारे में स्टडी किया जाता है, उसकी साइज़ के बारे में, उसकी टोपोग्राफी के बारे में,
उसका जो है वो किस तरह से आपका मटेरियल बना है, वो किस फॉर्म में है, वो सारा उसमें क्रिस्टलाइन है, मॉर्फस है, उसके बारे में स्टडी किया जाता है। XRD के ग्राफ बनाए जाते हैं रिजल्ट एंड डिस्कशन में। इनके जो है ग्राफ के अलावा फिर इसमें टेबल्स बनाए जाते हैं। ग्राफ और टेबल्स, ग्राफ बनाने के लिए आपको जो सॉफ्टवेयर हमने जो यूज़ किया था वो ओरिजिन था। आप भी ओरिजिन के थ्रू ग्राफ बना सकते हैं, XRD के, UV विजिबल के, किसी और सॉफ्टवेयर के थ्रू भी बना सकते हैं। इसके अलावा आप टेबल्स ड्रॉ करते हैं, टेबल्स, और आप जो है वो पिक्स जो है ड्रॉ करते हैं। इसके अलावा फिर आपने जितना काम किया उसको हाफ पेजेस या कुछ लाइंस में, 10 to 15 लाइंस में उसको कंक्लूड कर देते हैं। कंक्लूड करने के बाद आप रेफरेंसेस ऐड कर देते हैं कि आपने डाटा कहाँ कहाँ से लिया। ज़ाहिरी बात है, आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर राइट करने के लिए, आपको इंट्रोडक्शन राइट करने के लिए जो है डाटा चाहिए होता है, चाहे वो आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो उसे आप अपनी लैंग्वेज में राइट कर रहे हैं, तो आपको डाटा जो चाहिए होता है उसको आप डिफरेंट रिसर्च पेपर से राइट करते हैं। रिसर्च पेपर कहाँ से मिलते हैं? आप अपने टॉपिक का नेम गूगल पर जाकर जो है साइंस हब लिखेंगे या गूगल डायरेक्ट लिखेंगे, तो उसके अंदर आप अपना टॉपिक जो है इंसर्ट करेंगे, टॉपिक राइट करेंगे। उसको आप जब सर्च करेंगे तो आपको डिफरेंट रिसर्च पेपर नज़र आ जाते हैं। तो उन रिसर्च पेपर को आप डाउनलोड कर लेते हैं और उनको फिर आप स्टडी करते हैं, उसमें से अपनी मर्जी का डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। याद रहे स्टूडेंट्स, किसी भी टॉपिक के रेलिवेंट आपको एग्जैक्ट डाटा नहीं मिलता। वो इसलिए नहीं मिलता, कुछ टॉपिक जो है वो यूनिक होते हैं, उनके ऊपर पहले से कम जो है काम किया गया होता है, तो इसलिए इतना काम नहीं होता, तो वो आपको पेपर एज इट इज़ या टू द पॉइंट नहीं मिलते। तो आपको डिफरेंट पेपर डाउनलोड करके डिफरेंट को स्टडी करते हुए उनमें से अपनी मर्जी का डाटा खुद कलेक्ट करना होता है, और देन उसको आप अपने पेपर के लिए, अपने थीसिस के लिए या अपनी रिपोर्ट के लिए राइट करते हैं। और रेफरेंसेस के बाद जो है आपकी रिपोर्ट या आपका जो थीसिस है वो एंड हो जाता है। सेम जो है प्रोसेस यही थीसिस के लिए है, सेम ही जो है वो रिपोर्ट के लिए है। रिपोर्ट में प्लेजरिज्म नहीं होता, तो इसलिए आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एमफिल में थीसिस होता है, तो थीसिस में प्लेजरिज्म चेक होता है, तो इसलिए उसमें आप कॉपी पेस्ट नहीं करते। आपने जो डाटा राइट करना होता है उसको आप अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप सिनोनिम्स चेंज कर सकते हैं, आप उसी लाइन का जो है मीनिंग ख़राब ना हो, उस लाइन को आप तोड़ मरोड़ कर अपनी तरीके से राइट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वो एक जो बात है उसका 3 लाइन में जो मीनिंग डिस्कस किया गया है, तो आप उस बात को 3 लाइन की बजाय 1 लाइन में, हाफ लाइन में या 2 लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरह से ये आपके पास थीसिस या रिपोर्ट क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट, किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि रिसर्च पेपर क्या होता है। तो रिसर्च पेपर जो है, अगर आपने थीसिस राइट किया हुआ है तो आपको रिसर्च पेपर लिखने में मुश्किल पेश नहीं आएगी। ये मेरा अपना टॉपिक था, मैंने जो रिसर्च पेपर क्रिएट किया, तो उसी जब आपने थीसिस राइट किया होता है तो आप उसमें से डाटा लेते हुए जो है अपना रिसर्च पेपर लिख सकते हैं। इसको बाद में आपने पब्लिश करवाना होता है, तो पब्लिश करवाने से फिर आपका उन साइंटिस्ट में या उन वर्कर्स में नेम आ जाता है जिन्होंने उस टॉपिक के ऊपर काम किया होता है। तो अब जब मैंने थीसिस राइट किया था तो मैंने उसके लिए जो इंट्रोडक्शन राइट किया था और रिव्यू ऑफ लिटरेचर राइट किया था, तो वो था मेरे पास तकरीबन 20 से 30 पेजेस का। तो 10 पेजेस का इंट्रोडक्शन था और 20 पेजेस का मैंने जो है उसके अंदर राइट किया था रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो उन तमाम जो है 30 पेजेस को मैंने फिर बाद में रिसर्च पेपर के लिए कन्वर्ट किया 2 से 3 पेजेस के अंदर, ये आपको नज़र आ रहे हैं। उसके बाद जो रिजल्ट्स एंड डिस्कशन था वो भी मेरा तकरीबन 20 पेजेस का था, उसको भी मैंने कन्वर्ट किया फिर रिसर्च पेपर के लिए। ये आप देख सकते हैं कोई 4 से 5 पेजेस के लिए। ये जो रिसर्च पेपर के पेजेस होते हैं ये 12 या 15 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो उसी डाटा को थोड़ा सा जो है वो मिनिमाइज़ करते हुए मैंने फिर अपना रिसर्च पेपर राइट किया और रेफरेंसेस उसके अंदर इंक्लूड किए, जो कि तकरीबन 21 हैं। नहीं सॉरी 21 नहीं है, तकरीबन ये हैं 36। जो रिसर्च पेपर के लिए आपको रेफरेंसेस नज़र आ रहे हैं ये हैं 36, लेकिन जो मैंने थीसिस के अंदर राइट किए थे, इंक्लूड किए थे ये अपने रेफरेंसेस या लिटरेचर साइटेड भी इसको कहते हैं, ये तकरीबन तब थे 80 to 90। तो उनमें से 36 जो है वो रिसर्च पेपर के अंदर इंक्लूड किए हैं। तो इस तरह से आप रिसर्च पेपर को थीसिस में से ही राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं जी, सेमिनार कैसे बनाते हैं। सेमिनार बनाने के लिए आपको जो है चाहिए होती है स्लाइड्स। आप पावर पॉइंट के अंदर जाते हैं, बिस्मिल्लाह की एक स्लाइड एंटर करते हैं। इसके अलावा आप जो है एक अपने टॉपिक ही ऐड करते हैं, जैसे कि मेरा ये MSc का था जो टॉपिक था मेरा एक्सेलरेटर। हमारे सर ने भी हमें कहा था कि आप अपनी मर्ज़ी से टॉपिक चूज़ कर लें, तो मैंने एक्सेलरेटर चूज़ किया था। एक्सेलरेटर के बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं, मैंने एक्सेलरेटर में साइक्लोट्रॉन को चूज़ किया था।
आप उसके बारे में बताते हैं वो होता क्या है, इसके अलावा फिर हम उसको क्यों यूज़ करते हैं, इसके अलावा टाइप्स क्या हैं एक्सेलरेटर्स की, इसके अलावा साइक्लोट्रॉन किसको कहते हैं, इसके अलावा फिर मैंने इसकी हिस्ट्री को डिस्कस किया था। हिस्ट्री के अलावा फिर जो फर्स्ट साइक्लोट्रॉन इंट्रोड्यूस कब करवाया गया उसके बारे में डिस्कस किया। 11 इंच साइक्लोट्रॉन क्या होता है, 37 इंच, 27 इंच, इसके अलावा 60 इंच साइक्लोट्रॉन, मॉडर्न साइक्लोट्रॉन कौन सा है, इसके अलावा फिर इनकी ये डिफरेंट जो है मैंने कैटेगरीज के कौन से पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर फर्दर पार्टिकल को किस तरह से एक्सेलरेट करवाने के लिए साइक्लोट्रॉन यूज़ होता है। इसके अलावा इसकी कंस्ट्रक्शन, इसमें कौन कौन से बेसिक पार्ट होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, उनके बारे में डिस्कस किया। इसके अलावा फिर इसकी जो है आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन किस तरह से होती है, इसके अलावा फिर वर्किंग किस तरह से करता है, इसके ऊपर जो कौन सी फोर्स एक्ट करती है, इसके अलावा इसमें से हम गेन क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी, टाइम पीरियड, इसके अलावा टाइप्स ऑफ साइक्लोट्रॉन कौन से हैं, डिफरेंट एनर्जी रेंजेस क्या है, साइक्लोट्रॉन डिफरेंट डायरेक्शन में किस तरह से नज़र आता है, इसका यूसेज कहाँ पे होता है। तो इस तरह से फिर एक लास्ट पे थैंक यू कि हम जो है एक स्लाइड ऐड कर देते हैं और इसको एक हम प्रेजेंटेशन क्रिएट, इस प्रेजेंटेशन की भी लिमिट होती है जो आपके टीचर की तरफ से आपको कही जाती है। वो 25 स्लाइड्स हो सकती हैं, 30 हो सकती हैं या 32 हो सकती हैं। तो ये उतनी ही स्लाइड्स जो कि आपको टाइम दिया जाता है कि आपने 5 मिनट में या 10 मिनट्स में इनको प्रेजेंट करना है, तो आप उतनी स्लाइड्स क्रिएट करते हैं और देन आप उनको फिर अपने क्लास फेलोज़, क्लासमेट या बैच फेलोज़ के साथ, अपने सुपरवाइज़र, अपने टीचर की मौजूदगी में या पूरे डिपार्टमेंट की फैकल्टी की मौजूदगी में, बाज़ का यूँ भी होता है कि पूरा डिपार्टमेंट के टीचर जो है वो बैठकर आपसे प्रेजेंटेशन लेते हैं, तो आपने उनके सामने प्रेजेंट करना होता है। तो इस तरह से ये आप सेमिनार इस तरह से क्रिएट करते हैं। ये BS लेवल में भी होता है, MSc लेवल में भी होता है सेमिनार, इसके अलावा MPhil लेवल में भी होता है। MPhil लेवल में जब आप अपना थीसिस क्रिएट कर लेते हैं, आपका बाद में वाइवा होता है, जब वाइवा कंडक्ट होता है तो तभी आपने स्लाइड्स बनाकर ही उनको प्रेजेंट करना होता है अपने एक्सटर्नल के सामने। एक्सटर्नल किसी और यूनिवर्सिटी से आया होता है तो उसके सामने अपने जो प्रेजेंट करना होता है अपना काम, जो आपने एक्सपेरिमेंटल किया है, थ्योरेटिकल किया है, थीसिस में क्या राइट किया है, वो सब आपने स्लाइड्स बनाकर अपने एक्सटर्नल और सुपरवाइज़र और अपने क्लासमेट और उनकी मौजूदगी में, डिपार्टमेंट की मौजूदगी में आपने उसको प्रेजेंट करना होता है। फिर एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कि रिसर्च प्रपोजल किस तरह से राइट करते हैं। तो अगेन मैं बता रही हूँ, रिसर्च प्रपोजल का मतलब ये है कि आप अपना काम जो आपने किया है उसको किस तरह से आप प्रपोज कर रहे हैं। रिसर्च प्रपोजल की मोस्टली ज़रूरत तब होती है जब आपने PhD करनी हो किसी आउट ऑफ कंट्री से, किसी बाहर के कंट्री से, या फिर आप अपने ही कंट्री में किसी बड़ी यूनिवर्सिटी लाइक आप प्यास, कायद-ए-आज़म या आप जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं PhD, तो बाज़ औक़ात आपसे रिसर्च प्रपोजल को जो है वो अटैच करने को कहा जाता है अपनी एप्लीकेशन के साथ। तो आप क्या करते हैं कि आप अपने थीसिस में से, अपनी रिपोर्ट में से जो आपने एब्स्ट्रैक्ट राइट किया था उसको कलेक्ट कर लेते हैं वहाँ से। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा आप राइट कर लेते हैं। देख सकते हैं कि मैंने तकरीबन 1 फुल पेज है और नेक्स्ट फ्यू लाइंस का मैंने इंट्रोडक्शन ऐड किया है। लिटरेचर रिव्यू या रिव्यू ऑफ लिटरेचर थोड़ा सा ऐड किया है। इसके बाद मैंने ऑब्जेक्टिव्स ऐड किए हैं और रेफरेंसेस ऐड किए हैं। ये मेरे सुपरवाइजर ने मुझे बताया था कि आप जो है रिसर्च प्रपोजल के अंदर कौन सी हेडिंग्स और क्या डाटा एंटर कर सकते हैं। तो अगेन इसमें रेफरेंसेस हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर है और इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के बाद जो है पहले पेज के ऊपर आपका एब्स्ट्रैक्ट है और इसके जो फर्स्ट में आप अपना टॉपिक, अपना नेम और सुपरवाइज़र का नेम जो है वो भी ऐड करते हैं। तो इस तरह से आप ये अपना जो रिसर्च है उसको किस तरह से प्रपोज कर रहे हैं तो उसको कहते हैं रिसर्च प्रपोजल। और ये तकरीबन 3 पेजेस का या 2.5 पेजेस का होना चाहिए, इससे ज़्यादा रिसर्च प्रपोजल की लेंथ नहीं होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स जितने आपके क्वेश्चंस थे वो सारे मैंने यहाँ पे आज हाईलाइट कर दिए हैं। इसके अलावा आपको कोई और क्वेश्चन हो तो आप इसी लेक्चर या इसी वीडियो के आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।